arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। छत्तीसगढ़ के प्रमुख राजवंश कलचुरी वंश। 6वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक कलचुरी राजाओं ने भारत के अनेक स्थानों पर शासन किया। उसकी अनेक शाखाएं थीं, जिनमें महिष्मती, त्रिपुरी, सरयू पार और रतनपुर के कलचुरी प्रमुख हैं। रतनपुर के कलचुरी। त्रिपुरी के कलचुरियों की एक शाखा ने कालांतर में अपना राज्य दक्षिण कोसल में स्थापित किया। दक्षिण कोसल के कलचुरियों के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि राजा कोकल के 18 पुत्र थे, जिसमें से ज्येष्ठ पुत्र त्रिपुरी का उत्तराधिकारी हुआ। उसने अपने भाइयों को अन्य मंडलों का राजा नियुक्त किया। इन छोटे भाइयों में से एक वंश में कलिंग राज हुआ, जिसने 1000 ईस्वी में दक्षिण कोसल के क्षेत्र को जीतकर पूर्वजों द्वारा स्थापित तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाया। कलिंग राज का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कमल राज लगभग 1020 ईस्वी में राजा हुआ। रतनपुर के कलचुरी राजाओं की फेहरिस्त काफी लंबी है, जिसमें रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्यदेव द्वितीय, जगतदेव, रत्नदेव तृतीय, प्रताप मल्ल, वाहरेंद्र, कल्याण सायक, राज सिंह, रघुनाथ सिंह आदि के नाम शामिल हैं। सबसे पहले हम रत्नदेव प्रथम के बारे में पढ़ते हैं, जिनका समय 1045 ईस्वी माना गया है। कमल राज का उत्तराधिकारी रत्नदेव प्रथम हुआ। इसका विवाह कोरोमंडल के अधिपति वज्जू या वजू वर्मा की पुत्री नोनल्ला से हुआ था। संभवतः इस संबंध के कारण कलचुरियों की स्थिति मजबूत हो गई। रत्नदेव प्रथम के काल में अनेक निर्माण कार्य तुम्माड़ में किए गए। इसने रत्नपुर नामक नगर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी वहां स्थानांतरित की। रत्नपुर यानी कि वर्तमान रतनपुर के नाम पर कलचुरियों की दक्षिण कोसल की इस शाखा को इतिहासकारों द्वारा रतनपुर के कलचुरी के नाम से संबोधित किया जाता है। रत्नदेव प्रथम के पश्चात उसका पुत्र पृथ्वीदेव प्रथम राजा बना, जिसका समय 1069 ईस्वी माना गया है। रत्नदेव प्रथम के पश्चात उसका पुत्र पृथ्वीदेव प्रथम राजा बना। इसकी सर्वप्रथम तिथि रायपुर ताम्रपत्र से 1069 ईस्वी ज्ञात होती है। इसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी तथा ये कोसल के 21,000 ग्रामों का अधिपति था। इसके काल में तुम्माड़ एवं रत्नपुर में निर्माण कार्य होते रहे। जाजल्यदेव प्रथम अपने पिता पृथ्वीदेव प्रथम के पश्चात लगभग 1085 ईस्वी में रत्नपुर का राजा हुआ। जाजल्यदेव प्रथम। इसके रतनपुर शिलालेख में इसकी विजयों का उल्लेख है। इसने वैरागढ़, लौजिका, भाड़ार, तलहरी मंडल, दंडकपुर जो कि बंगाल में स्थित है, खिमिडी जो आंध्र प्रदेश में है, इनको पराजित किया। जाजल्यदेव प्रथम ने अपने नाम पर जाजल्यपुर नगर बसाया, जो वर्तमान में जांजगीर के नाम से जाना जाता है। रत्नदेव द्वितीय। जाजल्यदेव प्रथम के पश्चात रत्नदेव द्वितीय 1127 ईस्वी में राजा हुआ। इसने त्रिपुरी के कलचुरियों की अधिसत्ता मानना अस्वीकार कर दिया, अतः त्रिपुरी के राजा गया कर्ण ने इस पर आक्रमण किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। इसी समय गंगवंशी राजा अनंत वर्मा चोड़गंग ने भी रतनपुर के कलचुरी राज्य पर आक्रमण किया, किंतु शिवरी नारायण के पास हुए युद्ध में उसे पराजित होकर लौटना पड़ा। इसके पश्चात रत्नदेव द्वितीय ने गौड़ देश पर आक्रमण कर वहां के राजा को पराजित किया। पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय के काल में रतनपुर का कलचुरी साम्राज्य अत्यंत विस्तृत हो गया था। 1138 ईस्वी इनका समय माना गया है। सेनापति जगपाल ने सरहागढ़, मचका, सिहावा, भ्रमरवद्र, कांतार, कुसुमभोग, कांदा डूंगर तथा काकराय के क्षेत्रों को जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया। इसके पश्चात इसने चक्रकोट पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया। इससे अनंत वर्मा चोड़गंग भयभीत होकर समुद्र तक भाग गया।
अनंत वर्मा की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मधुका मार्णव जटेश्वर राजा हुआ। पृथ्वीदेव द्वितीय ने इसे भी पराजित कर कैद कर लिया। जाजल्लदेव द्वितीय। रतनपुर सिंहासन पर जाजल्लदेव द्वितीय अपने पिता पृथ्वीदेव द्वितीय के पश्चात बैठा। इसके काल में त्रिपुरी के कलचुरी राजा जयसिंह ने आक्रमण किया था, किंतु वो असफल रहा था। इस शासक का कार्यकाल 1167 ईस्वी माना गया है और इसका राज्य अल्पकालीन था। जगतदेव। जाजल्लदेव द्वितीय के पश्चात उसके बड़े भाई जगतदेव के राजा बनने का विवरण रत्नदेव के खरोच शिलालेख से मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि जब जाजल्लदेव की मृत्यु हो गई तब चारों ओर अंधेरा छा गया। तब उसके बड़े भाई जगतदेव ने, जो स्वेच्छा से सिंहासन छोड़कर पूर्व में गंग राजाओं के दमन के लिए निकला था, आकर शासन संभाला तथा कलचुरी राज्य की समुचित व्यवस्था की। रत्नदेव तृतीय 1178 ईस्वी। जगतदेव के पश्चात उसके पुत्र रत्नदेव तृतीय के विषय में जानकारी मिलती है। इसके काल में अराजक स्थिति का निर्माण हो गया था, किंतु अपने मंत्री गंगाधर ब्राह्मण की सहायता से उसने स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त किया। प्रताप मल्ल। रत्नदेव तृतीय के पश्चात प्रताप मल्ल राजा हुआ। प्रताप मल्ल के बाद कलचुरी इतिहास से संबंधित लगभग 300 वर्षों के काल के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों की कमी है। वाहरेंद्र। 15वीं शताब्दी के अंत में वाहरेंद्र नामक राजा के राज्य करने की सूचना मिलती है, जिसका कार्यकाल 1480 से 1525 ईस्वी तक था। वाहरेंद्र द्वारा उत्कीर्ण लेख कोसगई शिलालेख में बताया गया है कि राजा वाहरेंद्र ने अपनी राजधानी रतनपुर से हटाकर कोसंगा या कोसगई में बनाया। इसके शासनकाल में पठानों का आक्रमण हुआ था तथा इसने उन्हें सोन नदी तक निकाल दिया था। कल्याण साय। वाहरेंद्र के पश्चात रतनपुर के कलचुरियों के अभिलेख नहीं मिलते हैं, किंतु अन्य सदस्यों से जानकारी मिलती है कि कल्याण साय नामक एक राजा ने रतनपुर में शासन किया, जिनका कार्यकाल 1536 से 1573 ईस्वी माना गया है। इसके समय का एक राजस्व पुस्तिका में उल्लेख मिला है, जिसमें उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व एवं सैन्य बल की जानकारी मिलती है। कल्याण साय मुगल सम्राट अकबर का समकालीन था। वो अकबर के दरबार में लगभग 8 वर्ष रहा और मुगल दरबार से अनेक सम्मान एवं सनद लेकर वापस लौटा। अन्य शासक। कल्याण साय के पश्चात 1573 से 1688 ईस्वी के मध्य लक्ष्मण साय, शंकर साय, कुमुद साय, त्रिभुवन साय, जगमोहन साय, अदली साय, रणजीत साय तथा तखत सिंह राजा हुए। इन राजाओं के नामों की जानकारी कनिंघम की सूची और जिला गजेटरियों से मिलती है। राज सिंह ने 1689 से 1712 ईस्वी तक शासन किया। राज सिंह का कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उन्होंने रायपुर शाखा के मोहन सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया। राज सिंह की आकस्मिक मृत्यु के समय मोहन सिंह उपस्थित नहीं था, इसलिए राज सिंह ने अपने चाचा सिरदार सिंह को अपना राज्य सौंपा। सिरदार सिंह ने 1713 से 1732 ईस्वी तक शासन किया। उसके निसंतान होने पर उसका भाई रघुनाथ सिंह शासक बना, जो रतनपुर का अंतिम कलचुरी शासक था। रघुनाथ सिंह के शासनकाल में ही मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर अधिकार कर लिया था। कहा जाता है कि वृद्ध रघुनाथ सिंह अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु से दुखी रहता था, जिससे राजकीय कार्यों में उसकी रुचि नहीं थी। इसलिए रघुनाथ सिंह ने भास्कर पंत का प्रतिरोध नहीं किया। रतनपुर के किले का एक भाग तोपों से मराठा सेना द्वारा नष्ट कर दिया गया था। तब रघुनाथ सिंह के साथियों ने सफेद ध्वज फहराकर संधि की घोषणा की। भास्कर पंत ने रघुनाथ सिंह को ही भोसलों के नाम पर राज्य करने की अनुमति प्रदान कर दी। 1745 ईस्वी में रघुनाथ सिंह की मृत्यु के बाद मोहन सिंह मराठों के प्रतिनिधि के रूप में 1758 ईस्वी तक रतनपुर का राजा बना रहा। रायपुर के कलचुरी। रतनपुर के कलचुरियों की एक शाखा लगभग 14वीं शताब्दी ईस्वी में रायपुर में स्थापित हुई।
जिसमें लक्ष्मी देव, सिंघर, रामचंद्र और ब्रह्मदेव राजाओं का जिक्र होता है। राय ब्रह्मदेव। इस शाखा के राजा ब्रह्मदेव के दो शिलालेख रायपुर तथा खल्लारी से क्रमशः 1402 एवं 1445 ईस्वी के प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों में लक्ष्मी देव के पुत्र सिंघर तथा सिंघर के पुत्र रामचंद्र द्वारा नागवंश के राजा भोड़िंग देव को पराजित किए जाने का विवरण भी मिला है। खल्लारी अभिलेख से ज्ञात होता है कि देवपाल नामक मोची ने नारायण का एक मंदिर यहाँ बनवाया था। राय ब्रह्मदेव ने खल्लवाटिका में आरंभिक राजधानी रखने के बाद लगभग 1409 ईस्वी में रायपुर नगर बसाकर इसे अपनी राजधानी बनाया। नेल्सन द्वारा लिखित डिस्ट्रिक्ट गजेटियर रायपुर से ज्ञात होता है कि राय ब्रह्मदेव द्वारा यहाँ शासन करने के कारण इस नगर का नाम रायपुर पड़ा। 1460 ईस्वी में राजा भुवनेश्वर देव ने किले का निर्माण करवाया, जिसके अवशेष आज भी पुरानी बस्ती में मिलते हैं। केशव देव ब्रह्मदेव के पश्चात रायपुर के कलचुरियों से संबंधित अधिकृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। स्थानीय परंपरा के अनुसार रायपुर शाखा का संस्थापक केशव देव नामक राजा था, जो कलचुरियों की अनुश्रुति गम्य वंशावली में उल्लेखित 37वें राजा वीर सिंह का छोटा भाई था। चूंकि ऐतिहासिक साक्ष्यों से ब्रह्मदेव नामक राजा की जानकारी उपलब्ध है, इसके पश्चात केशव देव का काल 1420 ईस्वी मानते हुए अंतिम राजा अमर सिंह देव के मध्य 16 राजाओं की सूची मिलती है। रायपुर के है वंशी राजाओं की सूची तथा काल इस प्रकार है: केशव देव 1420 ईस्वी, भुवनेश्वर देव 1438 ईस्वी, मान सिंह देव का कार्यकाल 1463 ईस्वी माना गया है। इसके बाद संतोष सिंह देव 1478 ईस्वी में राजा हुए, सूरत सिंह देव 1498 ईस्वी, सन सिंह देव 1518 ईस्वी, चामुंडा सिंह देव 1528 ईस्वी, वंशी सिंह देव का नाम 1563 ईस्वी में राजा के रूप में दर्ज है, धन सिंह देव 1582 ईस्वी, जैत सिंह देव 1603 ईस्वी, कलेह सिंह देव 1615 ईस्वी, यादव देव 1633 ईस्वी, सोमदत्त देव 1650 ईस्वी, बलदेव सिंह देव 1663 ईस्वी, उम्मेद सिंह देव 1685 ईस्वी, बनवीर सिंह देव 1705 ईस्वी और अमर सिंह देव 1741 ईस्वी है। इस सूची के अनुसार 1741 से 1750 ईस्वी तक अमर सिंह देव ने राज्य किया था। अमर सिंह देव को 1750 ईस्वी में मराठों ने बिना किसी विरोध के राज्यच्युत कर दिया तथा उसे कुछ इलाकों का जमींदार जैसा बना दिया। सन 1753 में अमर सिंह देव की मृत्यु हो गई। तब उसके पुत्र शिवराज सिंह को कुछ गांव माफी देकर तथा पूर्वजों के प्रत्येक गांव पर 1 रुपए का खर्च देकर उसका अधिकार समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार 750 वर्षों तक इस क्षेत्र में राज्य करने वाला कलचुरी राजवंश समाप्त हो गया। बिना युद्ध प्रतिरोध के कलचुरी सत्ता नागपुर के भोसला शासक अर्थात मराठों के अधिकार में आ गई। शताब्दियों से चली आ रही कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था एकाएक बिखर गई। छत्तीसगढ़ के सभी जमींदार यदि समय पर संगठित होकर रतनपुर के राजा को सहयोग देते तो संभवतः मराठे सफल नहीं होते। छत्तीसगढ़ की विजय से मराठों के पास धान का कटोरा चला गया। कलचुरी कालीन संस्कृति के बारे में अब हम कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले इस वक्त की लोक संस्कृति की चर्चा। लोक कला, लोक साहित्य, लोकगीत, लोक कथा, लोक संगीत का समन्वित रूप लोक संस्कृति है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में यहाँ की परंपराओं का इतिहास छिपा हुआ है। लोक चित्रकला यह मुख्य रूप से भित्ति चित्रों व भूमि रेखांकनों के माध्यम से स्पष्ट होती है। सवनाही का अंकन, चौक मांगलिक चिन्ह, स्वस्तिक एवं पर्व त्योहारों पर अनेक भित्ति चित्रों का अलंकरण किया जाता था। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल एवं आदिवासी अंचल में शरीर में गोदना की परंपरा है। लोकगीत, लोकगीतों में संस्कार गीत, सामाजिक जीवन से संबंधित प्रेम गीत आदि आते हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सोहर गीत, भोजली गीत, फाग गीत, कर्मा गीत, सुआ गीत, राउत नृत्य, बांस गीत,
देवार गीत, पंडवानी गीत और आल्हा गीत प्रमुख हैं। लोक नृत्य। छत्तीसगढ़ में प्रचलित कर्मा नृत्य आदिवासी अंचल के लोगों को अत्यंत मदमस्त करने वाला नृत्य है। राउत नृत्य, पंथी, सुआ, गेंडी नृत्य का प्रचलन लोक जीवन में है। लोक संस्कृति छत्तीसगढ़ की प्राण है। ये समकालीन समस्याओं एवं जनजीवन से संबंधित अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का माध्यम रही है। सरलता, दया, क्षमा एवं शांति प्रियता यहाँ के अंचल के लोगों के प्रमुख गुण हैं। छत्तीसगढ़ अनेक संस्कृतियों को पोषण देता रहा है। जहाँ तक उसकी अपनी संस्कृति का प्रश्न है, वो आदिम विशेषताओं से अभी भी जुड़ा हुआ है। जनजातीय कलाएं। आदिवासी पारंपरिक कलाएं किसी न किसी अनुष्ठान और पर्व उत्सव से जुड़ी होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। प्रदर्शनकारी कलाएं, जिसमें मिट्टी शिल्प, काष्ठ शिल्प, बांस शिल्प, कंघी कला, पत्ता शिल्प, कोसा शिल्प, धातु कला, घड़वा कला, लौह शिल्प, प्रस्तर शिल्प आदि शामिल है। दूसरी रूपंकर कलाएं हैं, जिसमें मिट्टी, लकड़ी, लोहे, बांस, घास आदि से उपयोगी और कलात्मक वस्तुओं का सृजन करते हैं। छत्तीसगढ़ के मेले। छत्तीसगढ़ में मेले और मड़ई आस्था और विश्वास के प्रतीक हैं। जहां मेले, मड़ई जनजीवन में चेतना का संचार करते हैं, वहीं सामाजिक ज्ञान का बोध कराते हैं। राजिम मेला, खल्लारी मेला, महादेव घाट मेला, भोरम देव मेला, रतनपुर में महाशिवरात्रि पर मेला, रायगढ़, देवगढ़ के मेले प्रमुख हैं। बस्तर के जिला मुख्यालय जगदलपुर में बस्तर दशहरा प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के परंपरागत पर्व। हरेली मुख्य रूप से किसानों का पर्व है। किसानों द्वारा धान की बोनी से निवृत्त होकर श्रावण अमावस्या के दिन सभी कृषि एवं लौह उपकरणों की पूजा की जाती है। ये त्योहार छत्तीसगढ़ में वर्ष का प्रथम पर्व होता है। इस दिन बच्चे बांस की गेड़ी बनाकर उस पर घूमते और नाचते हैं। हल छठ। इस पर्व में महिलाएं भूमि पर कुंड या सगरी बनाकर शिव पार्वती की पूजा करती हैं और पुत्र की लंबी आयु की कामना करती हैं। हरतालिका तीजा। विवाह का स्वरूप लिए हुए ये उत्सव बैसाख माह में छत्तीसगढ़ की अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। दशहरा प्रदेश का प्रमुख त्योहार है। राम की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर शस्त्र पूजन और रावण दहन के पश्चात दशहरा मिलन होता है। आज के दिन गांवों में मेला भी लगता है। दीपावली। कार्तिक माह में इस दिन आंगन में महालक्ष्मी के स्वागत के लिए दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। सायंकाल शुभ मुहूर्त में महालक्ष्मी की पूजा एवं आतिशबाजी की जाती है। गोवर्धन पूजा। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। ये पूजा गौधन से संबंधित है। नवान्न। नई फसल पकने पर दीपावली के बाद नए अनाज से भोजन बनाकर ये पर्व मनाया जाता है। छेरछेरा। ये त्योहार पौष माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर बच्चे नई फसल के धान मांगने निकलते हैं। बच्चों की टोली घर घर जाकर छेर छेरा कोठी के दान ला, हेर हेरा आवाज लगाकर अनाज एवं दान लेते हैं। लड़कियां आज के दिन प्रसिद्ध सुहा नृत्य करती हैं और दान लेती हैं। नवरात्रि। चैत और अश्विन दोनों ही माहों में माँ दुर्गा की उपासना तथा 9 दिनों तक आराधना एवं रात्रि जागरण कर माँ दुर्गा की पूजा उत्सव की तरह मनाया जाता है। इस समय दंतेश्वरी, बमलेश्वरी, महामाया एवं अन्य शक्तिपीठों पर विशेष पूजन होता है। अश्विन नवरात्रि में माँ दुर्गा की आकर्षक एवं दिव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। जनजातीय पर्व। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मनाए जाने वाले मुख्य पर्व इस प्रकार हैं। दंतेश्वरी पूजा। बस्तर जिले में आदिवासियों की आराध्य देवी दंतेश्वरी की पूजा 9 दिनों तक की जाती है। दशहरा। ये बस्तर का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है जो 13 दिनों तक मनाया जाता है। मेघनाद। फागुन में गोंड आदिवासियों द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। रावण पुत्र मेघनाद को गोंड सर्वोच्च देवता मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। आदिवासी मेघनाद के प्रतीक के रूप में मेघनाद खंभ, जो कि 5 खंभों का होता है, उसे बनाते हैं। 5वें खंभ में बल्ली बांधकर उस पर लटक कर चारों दिशाओं में घूमते हैं। लारू काज।
इस उत्सव में सूअर की बलि दी जाती है। ये उत्सव गोंड नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। ककसार, ये अबूझमाड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व है। इसी दौरान अविवाहित युवक युवतियां अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। इस अवसर पर पूरी रात आनंद मनाया जाता है। धुरवा, बस्तर की धुरवा जनजाति के मध्य इंद्रावती और कांगेर नदियों के आसपास धुरवा क्षेत्रों में धुरवा पर्वोत्सव मनाया जाता है। ये पर्वोत्सव चैत माह की प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक मनाया जाता है। नवाखानी, भादों के दूसरे पक्ष में गोंड अपने पूर्वजों को नया अनाज और मदिरा चढ़ाते हैं। नई फसल से अनाज प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बस्तर में नवाखानी पर्व मनाया जाता है। गोंचा, बस्तर में दशहरे के समय रथ यात्रा को ही गोंचा कहा जाता है, जो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। दियारी, बस्तर में जनजाति अपने तरीके से दीपावली का त्योहार मनाते हैं। ये दीपावली के दूसरे दिन सुबह बैलों को खिचड़ी खिलाकर मनाया जाता है। माटी तिहार, दीपावली के पश्चात बस्तर में ये त्योहार मनाया जाता है, जिसमें पृथ्वी पूजा की जाती है। आमाखाई, बस्तर में धुरवा और परजा जनजातियां आम फलने के समय में ये त्योहार मनाते हैं। कर्मा, हरियाली आने की खुशी में ये त्योहार मुख्य रूप से उरांव मनाते हैं। जब धान रोपने के लिए तैयार हो जाता है तब ये उत्सव मनाया जाता है और कर्मा नृत्य किया जाता है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लोक संस्कृति के रूप में देखना ही अधिक सार्थक है, क्योंकि जनजातीय भूभागों में अपनी पृथक सांस्कृतिक विरासत के साथ संरक्षित है। यहाँ की संस्कृति में रीति रिवाज, पर्वोत्सव, मूल्य और मान्यताएं, जीवन शैली, भाषा, कथाएं, लोक गाथाएं, लोक नृत्य, लोकगीत, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक देवता, लोक चित्रकला का विराट संसार है, जो समष्टि रूप में इस प्रदेश की समग्र बृहत्तम संस्कृति है। arpaaradio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।